तो ऑल एग्जाम प्रिपरेशन आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त दमदार और अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आरआरबी एलपी जो आपका 25 से 29 तक हुआ है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी का हम डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, आपकी 5 से 6 क्लासें लेंगे इसके लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्वेश्चन का कैसा पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो जिससे आपको आने वाले एग्जाम जैसे आपके आरपीएफ एसआई के भी एग्जाम बचे हुए हैं, आरआरबी जेई के एग्जाम बचे हुए हैं और टेक्नीशियन के और भी तो बहुत सारे एग्जाम बचे ही हुए हैं। तो आपको पता चल जाए किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हो सकता है आपके यहाँ से प्रश्न आपको रिपीट होते हुए भी दिखाई दे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे 25 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट में कैसा पेपर आया था उसके सभी प्रश्नों का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, उनको पहले से आपको क्या करना है, वेन ग्राफ से आपको बनाना है, फिर बताना है कि निष्कर्ष में कौन-कौन सा आपका अनुसरण कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, सभी मछलियाँ पक्षी हैं, तो सभी मछलियाँ पक्षी कब होंगी? जब आपकी क्या होंगी? मछलियाँ आपकी पक्षी के अंदर आएँगी, तभी तो सभी आपकी मछलियाँ क्या हो जाएँगी? पक्षी हो जाएँगी। मतलब पी से मैंने पक्षी लिख दिया है, म से मछली लिख दिया मैंने, फिश और क्या बोलते हैं बर्ड्स नहीं लिखा है। ठीक है, अगर बात करें सभी पक्षी जानवर हैं, तो सभी पक्षी जानवर कब होंगे? जब सभी पक्षी क्या होंगे? जानवर के अंदर आएँगी। ठीक है, तो देखिए सभी पक्षी आपकी क्या हो गई? जानवर हो गई। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है? आपका मतलब निष्कर्ष क्या है कि सभी जानवर क्या मछलियाँ हैं? तो सभी जानवर मछलियाँ हैं? बिल्कुल नहीं, सभी जानवर मछली हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, कुछ जानवर आपकी मछली हैं। तो आपका पहला क्या हो गया? गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बताएँ कुछ पक्षी मछलियाँ हैं? तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इतनी जो पक्षी हैं वो क्या हैं? आपकी मछलियाँ हैं। मतलब हाँ, बात सही है, कुछ पक्षी क्या हैं? मछलियाँ। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? निष्कर्ष जो आपका अनुसरण करता है। ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन आ गया मैथ से। जैसे मैथ में आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अन्य अपनी आय का 40% किराए पे और शेष आय का, देख लेना ध्यान से, शेष आय का 40% किस पे? दवाइयों पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो मान लीजिए कि जो आपकी अनिल है उनकी 100x रही होगी, ठीक, वो 40% अपने किराए पे खर्च कर दे रहा है, मतलब 40% आपका क्या किया है, इसका आपका खर्च कर दिया, मतलब यहाँ पे 60x बचा। ठीक है, अब 60x का क्या कर रहा है, देख लो, 60x का 40% है, तो 60x का आपका 40% कितना हो जाएगा? आपका इतना हो जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा 24। ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है? दवाइयों पर खर्च कर रहा है। तो उसने क्या किया है, 24 यहाँ पे 24x यहाँ पे खर्च किया है और यहाँ पे 40% का मतलब क्या था आपका? 40x यहाँ पे खर्च किया है। तो टोटल आपका जो है 100x में से कितना खर्चा कर ले रहा है? 64x खर्चा कर ले रहा है। ठीक है, तो उसके पास रिमेनिंग कितने बचे हैं? तो 100x में से आप 64x जब क्या करेंगे, घटाएँगे, तो आपके पास कितने बचेंगे? आपके पास बचेंगे 36x। ठीक है, और वास्तव में उसके पास कितने बच रहे हैं? वास्तव में उसके पास बच रहे हैं 7200। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 36x बचे थे और वास्तव में उसके पास 7200 बचे। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 36 दूना 7200, मतलब आपकी हो जाएगी मतलब 36 दूना 72 और ये डबल जीरो, तो मतलब x की वैल्यू आपकी 200 आ गई। और उसकी मैंने इनिशियल मतलब कितनी मान ली थी? मानी थी हम लोगों ने 100x। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी? 100 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 200, तो हो जाएगी आपकी कितनी? आपकी हो जाएगी 20,000। ठीक है, तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन थर्ड। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन किससे आपका आ गया है? केमिस्ट्री से। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है कि जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षिप्त प्रवस्था है? मतलब डिस्पर्स्ड आपकी फेज है, ठोस अवस्था, गैस प्रवस्था, द्रव प्रवस्था या ठोस या द्रव दोनों प्रवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रव प्रवस्था। देखिए आपकी 2 माध्यम होते हैं, आपकी प्रक्षिप्त प्रवस्था होती है या बोल सकते हैं प्रक्षिप्त माध्यम, और आपका होता है प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो जो आपकी द्रव अवस्था होती है इसमें आपका दरअसल क्या होता है, जो प्रक्षिप्त अवस्था होती है वो होती है द्रव। ठीक है, और वहीं पे हम बात करें आपका जो प्रक्षेपण माध्यम होता है वो आपका होता है ठोस। ठीक है, अब बात करिए प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम का होता है। ठीक है, जो भी आपका क्या बोलते हैं, जो भी आपका द्रव कम होता है, ठीक है, जैसे आप 2 चीज़ों को मिक्स करके ये बनते हैं आपकी क्या बोलते हैं, जेली। ठीक है, ठोस और द्रव, तो जिसमें मतलब जिसमें भी जिस द्रव की क्या होती है मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रक्षेपण माध्यम।
ठीक है, जिसकी कम होती है उसे हम प्रक्षिप्त बोल देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? आपका हो जाता है ऑप्शन थर्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 245 है तो इनका गुणनफल, डायरेक्ट इनका गुणनफल ही पूछ लिया है, ठीक है। तो आपका एलसीएम दिया है तो इनका गुणनफल, तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है? आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। और हमसे पूछा क्या? हमसे यही पूछा है कि ये इसका गुणनफल बता दीजिए। तो एलसीएम आपका है 7 और आपका एचसीएफ है 245। जब आप इसको करेंगे तो सतोपति 35, हाथ आए 3, 7 चौक 28, 1 31 और आपके हो जाएंगे 7 दूनी 14 और यहाँ पे 3 आपके हो जाएंगे 17। तो 1715 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो इक्वल टू होता है उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन आ गया है रीजनिंग से, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में ये सब होता है, तो आपको ये बताना इसका मतलब क्या हो जाएगा, या इसको इस आधार पे लिखने पर इसका क्या मतलब होगा कि क्यों ऐसे किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए पी माइनस क्यू, यहाँ पे ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ई बी का बेटा, मतलब पहला क्या है? दूसरी का बेटा है, तो पी क्यू का क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। तो क्यू यहाँ पे होगा और पी यहाँ पे होगा, तो ये आपका हो गया। पी क्या हो जाएगा? मतलब पहला दूसरी का बेटा हो गया, मतलब ये मेल है, ये भी लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है? क्यू भागी आर, ए भागी बी का अर्थ क्या है? ए बी का पिता, मतलब पहला दूसरी का क्या है? पिता, मतलब क्यू जो हो जाएगा वो आर का पिता कब होगा? जब ये यहाँ पे होंगे। तो ये आपके क्या हो गए? पिता हो गए, ये भी याद रखना है। तो ये मेल हो गए, ये आपका क्लियर हो गया। आर मल्टीप्लाई एस, यहाँ पे देख लीजिए, ए मल्टीप्लाई बी, मतलब ए गुणे बी का अर्थ क्या? ए बी की पत्नी, मतलब पहली जो है दूसरी की पत्नी है। तो यहाँ पे आर जो हो जाएगी वो एस की पत्नी हो जाएगी। तो ये आपका आर एस की पत्नी, यहाँ पे डबल से दिखा देंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे ये पेयर बन रहे हैं ना, ये दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं। तो आर क्या है? एस की पत्नी है, तो आर ही हो जाएगी क्या? फीमेल। और आपका एस क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। ये भी याद रखना, क्योंकि आर एस की पत्नी है, तो आर जब फीमेल हुआ तो एस आपकी क्या हो जाएगी? मेल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? एस प्लस टी, ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है, मतलब आपका एस क्या हो जाएगा? वो टी का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एस टी का भाई है, ये बना दिया आपका एस टी का भाई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे आपसे प्रश्न है कि क्यों का एस से क्या संबंध है? ये रहे क्यों, और आपके यहाँ से इस तरह से बता दूं, ये क्यों रहे और यहाँ पे ये एस रहे। तो यहाँ पे देखिए एस ये है, ये देखो क्यों का क्या है? ये आपकी लड़की है, ठीक है। और ये क्या है? लड़की का हस्बैंड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पत्नी की पिता है कि नहीं? जैसे ये मैं हो गया और ये मेरी पत्नी होगी, तो ये मेरी पत्नी के पिता ही तो हुए, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? पत्नी के पिता। आई होप ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे बताना है कि स्त्री केसर का जो सूजा हुआ निचला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर का मध्य भाग उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे मिलान करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से आपका होता है स्त्री केसर का, ठीक है। इस तरह से कुछ इस तरह से आपका होता है, ठीक है। नीचे यहाँ पे आपका ये उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, इस प्रकार से आपका। और यहाँ से आपके इस तरह से आपके निकले होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो आपका ये पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय, ठीक है, इस पार्ट को। और इसे अगर पूछें तो जिस पे देखो ये आसन किस पे ले रखा है? इस पे ले रखा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या? पुष्पासन, ठीक है। और वहीं पे हम बात करें आपका जो ये पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोल देते हैं वर्तिका। क्या बोल देते हैं? वर्तिका, ठीक है। ये आपका वर्तिका हो गया। और ये जो आपके होते हैं ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? वर्तिकाग्र हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं वर्तिकाग्र। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब मैंने आपको बता दिया। तो स्त्री केसर का आपका क्या पूछ रहा है? सूजा हुआ भाग। तो आपका निचला सूजा हुआ भाग ये क्या कहला रहा है? ये आपका कहला रहा है अंडाशय। तो आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आपका हो जाएगा सी। देखिए फर्स्ट का सी आपके किस किस ऑप्शन में है? आपकी आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एंड आपके सेकंड ऑप्शन, मतलब ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे सेकंड और थर्ड। उसके बाद देखिए स्त्रीकेसर का मध्य लंबा भाग। तो मध्य लंबा भाग को मैंने क्या बताया था? ये वर्तिका बताया था। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी। तो सेकंड का डी आपके किस ऑप्शन में है? आपका है ऑप्शन फोर्थ में। ये ऐसे ही कट हो जाएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करके आपको आंसर देना है। फिर आपका स्त्री केसर का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो शीर्ष भाग आपका वर्तिकाग्र कहलाता है, मतलब आपका थर्ड का हो जाता है। ये एकदम सही है। अंडाशय में क्या होते हैं? तो अंडाशय में जो है ये अभी आपके क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का जब यूज करेंगे तो इस तरह से आप लोग इजीली आंसर दे सकते हैं। अगर आपको दो भी पता है तो भी हो सकता है आप लोग आंसर दे दें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका कथन और निष्कर्ष है। तो पहले हम लोग कथन पढ़ते हैं कि सभी पौधे गेंडे हैं। क्या बताया गया है, सभी पौधे, ठीक है, प्लांट आपके क्या है, गेंडे हैं। तो सभी पौधे गेंडे कब होंगे, जब गेंडे के अंदर पौधे आ रहे होंगे। फिर क्या कहा गया है, सभी पौधे क्या है आपके, सभी पौधे आपके हैं प्राणी। तो सभी पौधे आपके हो गए प्राणी, प्राणी को हम प्यार से चिन्हित कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इनका हम संयुक्त ग्राफ बनाए तो किस तरह से बन सकता है, तो संयुक्त ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। किस प्रकार से, आपका आपका यहाँ पे हमने प्राणी बना दिया, सॉरी, आपका क्या बना दिया है, पौधे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरह से करना है कि ये आपका इस तरह से बन जाएगा। अब इस तरह से क्यों बनेगा, तो देखिए, अब देखिए प्राणी के अंदर पौधे आ रहे हैं, सभी पौधे प्राणी हो जाएंगे, एकदम सही है। और सभी आपके पौधे आपके क्या हो जाएंगे, आपके गेंडे हो जाएंगे। देखिए अब तभी तो इस तरह से फॉलो होगा, ठीक है। अब पहला ऑप्शन क्या है, आपका पहला ऑप्शन है सभी गेंडे पौधे, कभी पॉसिबल ही नहीं सकता सभी गेंडे आपके पौधे कहाँ हो जाएंगे। कुछ पौधे आपके गेंडे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो आपका एरिया है, ये आपका एरिया है, क्या दिखा रहा है कि कुछ आपके क्या हैं, गेंडे पौधे हैं, ठीक है। वहीं पे हम बात करें, क्या बता रहा है, कुछ प्राणी गेंडे हैं, तो कुछ प्राणी हाँ गेंडे हैं, एकदम बात सही, क्योंकि यहाँ पे आपका ये गेंडा यहाँ तक है, ये आपका यहाँ पे जो ये इतना पार्ट हो जाएगा, तो इसमें आपकी क्या हो जाएंगे, कुछ प्राणी गेंडे हो जाएंगे, तो ये बात एकदम सही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड क्या कर रहा है, आंसर करता है। आई होप ये आप लोगों को बात में समझ में आई होगी। देखिए ये थोड़ा आपका डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, इसे आप अच्छे से और समझेंगे, एक बार बैक करके वीडियो को देखेंगे तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, ये तो आपको डायरेक्ट ही देख सकते हैं इसका आंसर। आपका क्या क्वेश्चन है, 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटी, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में ये जो प्राकृतिक आपदाएं ये किसके कारण घटी, तो इसका जो मेन रीजन था वो था चक्रवात रेमल। क्या था, चक्रवात रेमल, ये आपको याद रखना है बस, ठीक है, रट लेना है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार, मैथ क्या है क्वेश्चन, 5% 4% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो उसके समतुल्य एकल छूट क्या होगी। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है, ठीक है। जहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं, आपका x होता है पहली छूट, फिर आपका y क्या होती है दूसरी छूट। तो ये x आपकी दे रहा है 5%, y कितनी दे रहा है 4%, ठीक है। एक्स वाई कितना हो जाएगा 20, ठीक, पाँचों को 20 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे ये परसेंट, ये पाँचों पाँचा 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2 हो जाएगा, क्योंकि जब 200 को 20 को आप 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो 0.2 ही तो आएगा, ऐसे करके फिर, ठीक है। तो अब आपका ये राइट आंसर कितना आ जाएगा 8.8, और ये परसेंट में है ही, ये 8.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें वीडियो को साथ में शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन देखिए आ गया है, यहाँ पे है क्या बताया गया है कि फाइंड को हमने क्या लिख दिया है, फाइंड को हमने लिख दिया है URMW। आई होप आप लोग देख रहे होंगे, इसी प्रकार बैंड को YVMG लिखा। अब देखिए यहाँ पे जस्ट अपोजिट, देखिए ए का अपोजिट क्या होता है, ए का उल्टा आप लोग देखे होंगे आजाद, AZ होता है, बॉय का बी का वाई होता है, इसी प्रकार आपका सी का क्या होता है क्रेक्स, सी का एक्स होता है, ठीक है, डी का आपका डब्ल्यू होता है, ड्यू से याद करने की ट्रिक है ये सब, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका एफ का उल्टा यू याद करेंगे कैसे, फुल से याद करेंगे, ठीक है, FULL फुल से। अब एफ का उल्टा हो जाएगा यू, ये मतलब याद करने की ट्रिक होती है जरा, ठीक है। तो एफ का उल्टा यू लिखा गया, आई का उल्टा आर होता है, जैसे इंडियन रेलवे से, ठीक है, पहला लेटर जो होता है उसी तरह से आप याद कर सकते हैं। अब एन का उल्टा एम होता है, एकदम से मैन से, ठीक है, मैन में ये ट्रिक होती है। ड्यू, ड्यू से आपका डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, मतलब जस्ट अपोजिट, ठीक है। बस यही आपका इसमें भी फॉलो कर रहा है। देखिए बी का वही हुआ मतलब बॉय, देखिए है, और यहाँ पे ई का आपका क्या है वी है, मतलब इवन होता है ना, याद करने की ट्रिक क्या होती है इवन, तो ई का डब्ल्यू, ई का जस्ट अपोजिट वी है, तो जस्ट अपोजिट ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका जैसे दे रखा था फाइल, तो फाइल का आपका उल्टा क्या होता है, तो फाइल का तो एफ का यू होता है, तो आपका यू आना चाहिए तो वी आ गया, ये एकदम गलत हो गया, ठीक है। चलिए बी का मतलब वाई होता है, एकदम सही है क्योंकि वाई, ई का वी होता है मतलब इवन होता है, एकदम सही है। ई का आपका लेकिन जेड होता है तो ये गलत हो गया, ठीक। इसी प्रकार सेड का देख लीजिए, तो एस का आपका क्या होता है, तो आपका एस मतलब हाई स्कूल से याद करते हैं ना, तो एच का जस्ट अपोजिट एस, तो एस का अपोजिट एच हो जाएगा, एकदम सही है। आज़ाद से याद करते हैं एक अपोजिट जेड, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या बोलते हैं, आई का उल्टा क्या होता था, इंडियन रेलवे बताया था,
तो आई से इंडियन और आर से रेलवे, तो इसका अपोजिट आर हो जाता है। उसी प्रकार ड्यू का क्या था, ड्यू था, मतलब डी का डब्ल्यू होता है ना, तो यहाँ पे वी आ गया, तो ये गलत हो गया। जब 3 गलत ही हो गए तो इसका राइट आंसर आपका हीरो का SVIL हो जाएगा। देखिए कैसे, तो एच का हाई स्कूल HS, ई का इवेंट मतलब ई का वी हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, तो आर का हो जाएगा आई मतलब इंडियन रेलवे, ठीक है। तो इस तरह से अब ओ का एल कैसे हो, तो लाइन से याद करते हैं, लाइन से, ठीक है। तो एल का उल्टा ओ होता है, तो एल का हो जाएगा आपका ओ का ओ क्या हो जाएगा एल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है जस्ट अपोजिट। आपका अगला आया है क्वेश्चन किसका, फिजिक्स का। यहाँ पे क्या बताया गया कि 2.5 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को तेज करने पर आवश्यक बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा F बराबर एम में, क्या F बराबर एम में, जहाँ पे ये क्या होता है, द्रव्यमान होता है किसी वस्तु का। यहाँ पे कितना दे रखा है, 10 किलोग्राम, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन देख लेना है कि सही है कि नहीं, तो ठीक है एकदम। आपका MKS पद्धति में कोई आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई MKS में कुछ CGS में तो आपको एक ही में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ पे एक ही में कोई दिक्कत नहीं। आपका एक्सीलरेशन मतलब त्वरण कितना है, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 25 मतलब 25। और आपको पता है फोर्स मतलब जो आपका बल होता है उसका आपका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो 25 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन सेकंड। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आई होप दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिखे दे रहा हूँ 2 की पावर 3, फिर यहाँ पे लिखा है -9 की पावर 0 इंटू मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। आपको याद रखना है e की पावर 0 हो या -e की पावर 0 हो, उसका मान 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है, ये आपको याद रखना है। अब 2 की पावर 3 सभी को पता है 8 होता है। अब यहाँ पे कुछ भी उसकी पावर अगर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। अब 3 की पावर 3 मतलब 3 का मान कितना होता है, 27, 3 से कम होती है 27। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 8 से 3 कितना होता है 56, लास्ट डिजिट में आपका 6 आना चाहिए। ये कैंसिल ये कैंसिल। अब 27 को गुणा 8 से करेंगे तो 36 तो आ ही नहीं जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 216। आप गुणा करके अपना अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, लेकिन इसमें समय आपका थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा और लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लास्ट डिजिट देख के दे सकते हैं आंसर। 8 से 3 56 होता है, मतलब लास्ट में आपका 6 आना है। आपके दो ही ऑप्शन है, फोर्थ है या सेकंड है, लेकिन आपका 36 होगा नहीं, क्योंकि 8 को 27 से गुणा करेंगे तो 36 तो आ ही नहीं सकता, तो 216 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समय को भी ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट आपका अगला है कि यहाँ पे 26 है, फिर 78 है, फिर 36 है, 108 है, 66 है, फिर 198, फिर अगला पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे आपकी दो चल रही हैं, ठीक है। कैसे, आपका देखो 26 है, ठीक है, फिर 78 है, 36 है, 108 है, फिर आपका क्या है 66 है, फिर 198 है, फिर पूछा गया आपका नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपकी दो चल रही हैं। आपकी कौन कौन सी चल रही हैं, 26 से आपका चला है 36, फिर 36 से 66, फिर आपका पूछा गया। देखिए यहाँ पे क्या 26 से 36 चले हैं तो 10 आपका ऐड हुआ है, 36 से 66 में आपका 30 ऐड हुआ है, मतलब तिगुना, मतलब यहाँ पे जो ऐड हुआ था उसी का तिगुना ऐड किया गया है यहाँ पे थर्ड नंबर पे। इसी तरह इसका 3 गुना मतलब 90 ऐड किया जाएगा एक संख्या छोड़ के, मतलब 66 में, ठीक है। तो 66 में आप 90 जब जोड़ेंगे तो 156 आ जाएगा, कितना 156। बस यही आपको याद रखना था। बस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे दो सीरीज चल रही थी, 26 36, 26 36 66 ये वाली अलग चल रही थी, 78 108 198 की अलग चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले 30 जोड़ा गया है, यहाँ 10 जोड़ा गया है, यहाँ पे 30 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा 90, ठीक है। तो 3 गुना है देख लीजिए, ठीक है। बस यहाँ पे 90 जैसे ही जोड़ेंगे तो 156 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है आपका क्या, पदार्थ की कण किसकी कारण निरंतर गतिमान रहते हैं, ठीक है। बताइए किसकी कारण, तो उनमें क्या होगी, जब काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, तभी तो वो क्या होंगे रहे होंगे, इस तरह से आपके क्या हो रहे होंगे, गति कर रहे होंगे, ठीक है, सभी तरफ, ठीक है। तो उनमें जब काइनेटिक एनर्जी होती है इनमें, तभी तो ये क्या करते हैं, गति करते हैं। तो यही कहा है कि गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कारण गतिमान रहते हैं। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या आ गया है, आपका आ गया है फिजिक्स से ही। यहाँ पे प्रश्न है, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है, तो उसी सेब को 2x दूरी रखने पर कितना बल होगा। तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो आपका F बराबर होता है क्या, G जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, M1 M2, ठीक है। यहाँ पे दो मास जिनके बीच आपका आकर्षण बल लगता है, फिर आपका बटे में क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो एफ है, जो फोर्स लगता है वो उन दोनों वस्तुओं की क्या है, आपकी दूरी की स्क्वायर की वर्ग की क्या है, वृत्त को मान पाती है। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं, यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि आपका F1 अपॉन F2 आपका क्या हो जाएगा, R1
आपका R2/R1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अगर अनुक्रमानुपाती होती तो यहाँ पे R1/R2 लिख देते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले आपका क्या है, फोर्स F लग रहा था, ठीक है। आपको बाद में बताना कि F2 कितना हो जाएगा, यदि उनकी डिस्टेंस x न रख के 2x कर दी जाए। तो पहले आपकी क्या थी, x थी, लेकिन बाद में कितनी होगी, 2x, मतलब R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x, ठीक है। और यहाँ पे R क्या है, पहली वाली x है, इसका स्क्वायर कर देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि F/F2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमको निकालना तो F2 का मान है, तो F2 का जब मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा F/4, मतलब पहले जितना फोर्स लग रहा था उसका कितना लगेगा, 1/4 लगेगा। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 4। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है असंगत, ठीक है, कि कौन सा आपका असंगत है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस देख के। पहले जैसे आर यू वाई है, तो आर आपका 18 पे आता है, सभी को पता होगा। यू आपका 21 पे आता है, वाई कितने पे आता है, 25 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 4 का डिफरेंस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपने देख लिया पहले में आपका क्या है, 3 और 4 का डिफरेंस है। वहीं पे के एन एस की बात कर ले तो आपका की कितने पे आता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका आता है 11 पे, ठीक है। एन आपका कितने पे आता है, 14 पे। एस आपका कितने पे आता है, आपका आता है क्या बोलते हैं 19 पे। तो यहाँ पे जब इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आपका कितना है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। इसी प्रकार हम ई एच एम का देख लेते हैं, तो ई आपका आता है 5 में, एच आपका आता है कितने पे, आपका आता है 8 पे, और वहीं पे एम आपका आ जाता है कितने पे, आपका आ जाता है 13 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 5 का, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि जो आपका सेकेंड और थर्ड है वो उसमें 3 और 5 का डिफरेंस है, लेकिन आपका जो पहला उसमें 3 और 4 का है। तो आपके जो 2 अनुसरण कर रहे हैं, तो इसी प्रकार आपका तीसरा भी कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये आपका नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन फर्स्ट। मतलब आपको समय ज़्यादा खपत नहीं करना है, ठीक है, इसी तरह से आपको हल करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। इन नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपके यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों, ठीक है, और उनके कर्मचारियों की संख्या के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या, मेट्रो का उपयोग करने वाले जो कर्मचारियों की संख्या है उनके बीच का अनुपात बताना है। तो बाइक के कर्मचारी और जो मेट्रो के कर्मचारी उनका अनुपात बताना है। तो फटाफट हम देख लेते हैं, बाइक कहाँ है आपका, ये रहा। यहाँ पे आप लोगों को कायदे से विजुअल नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे ये 300 है, ठीक है। क्या लिखा है, 300, तो यहाँ पे 300 लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेट्रो यहाँ पे लिखा है, ये आपका कितना लिखा हुआ है, 150 लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। यहाँ पे आपका 150 लिखा है, बस यही का रेशियो पूछा है। तो 150 गुना कितना होता है, 300, मतलब 2:1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, 2:1, मतलब 2:1 कहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियां की विशेषता है। आपको जो रेखित पेशियां की विशेषता बताना है, तो ये आपको डायरेक्ट ही याद कर लेना है कि ये क्या होती है, बेलनाकार होती हैं, ठीक है, अशाखित होती हैं और बहुकेंद्रीय होती हैं। क्या होती हैं, बहुकेंद्रीय, अशाखित और बेलनाकार होती हैं आपकी रेखित पेशियां, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एंड इसका ही आपका क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन में काम आता है कि नहीं, एटीपी का ही, ठीक है। तो अंतर्देव जालिका, हरित लवक, सूत्रकरिका या नयन का, चलिए बताइए। तो आप लोगों ने तो पढ़ा होगा एटीपी का उत्पादन हम माइटोकांड्रिया में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी में उसका पूछ लिया। माइटोकांड्रिया को ही हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हिंदी वाले छात्रों को ये प्रॉब्लम क्या होगा, इंग्लिश वाले जो छात्र हैं उनके में तो माइटोकांड्रिया लिख के आया होगा, फटा से वो कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, हिंदी वाले छात्रों को सूत्रकणिका में क्या होता है, टीपी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की। मतलब आपको क्या है कि 2024 में केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो पहल जारी की है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना था। तो था आपका कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा। क्या था, कृषि अनुसंधान सेटअप की एक व्यापक समीक्षा। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, आ गया है किससे, आपका क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज से, मतलब आपका हो जाएगा कंपोजिट इंटरेस्ट से। तो आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई इक्वल टू पी, ठीक है, 1/1 + R/100 का यहाँ पे ए, मतलब जितना टाइम के लिए। तो ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम टेक कर लेगा। यहाँ पे बस आपको क्या ध्यान देना है, जितनी आपकी वार्षिक ब्याज है उस पर आपको वर्क करना है। तो आर आपका 4%, 4% का मतलब पहले निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1/25, मतलब 25 की वस्तु क्या हो जाएगी एक साल में, 26,
ठीक है, 2 साल की बात करेगा तो सीधे इनका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब देखिए 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। अब 625 ही कितना दे रखा है यहाँ पे 1100, ठीक है, सॉरी 11,000 पे ही तो बात की जा रही है। 2 वर्ष की बात की गई इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना। 3 वर्ष की बात करता है तो यहाँ पे 3 कर देते हैं। 1 वर्ष की बात करता है तो 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। और जो स्क्वायर करनी या जितनी वर्ष की बात की जा रही है उतना करने के बाद जो भी यहाँ पे आता है वो आपका क्या होता है? मूलधन। तो यहाँ पे आपको वास्तव में कितना मूलधन दे रखा है? आपको ये दे रखा है कितना? 11,000। लेकिन यहाँ पे क्या निकाला हमने? 625। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना गुना है। 11,000 जो है वो 625 का कितना गुना है? तो कैसे निकालेंगे? 11,000 को 625 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो खुद से आप लोग डिवाइड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपका जगह नहीं बचेगा तो मैं डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ कितने गुना है ये। 17 गुना है, ठीक है। तो जितने गुना ये उतने गुना ये भी हो जाएगा, मतलब 17.6 गुना। जब इसका गुना करेंगे तो ये आपकी वैल्यू देगा 118, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा? 7.6, ठीक है। कितना आएगा? आपका आ रहा है 11,897.6। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो ये आपका क्या है? इसमें से ये जो आपका आया है तो इसमें आपका मूलधन भी आपका जोड़ा हुआ है, ठीक है। जब मूलधन घटा देंगे, मूलधन कितना है आपका? 11,000 है। जब इसको इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे तो आपकी कितनी वैल्यू निकल के आएगी? 897.60। वही तो आपका ब्याज है, ठीक है। क्योंकि ये मिश्र धन आया है आपका 11,897.6। हमको मिश्र धन नहीं बताना है, हम लोगों को बताना है ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालेंगे? मिश्र धन में आपका मूलधन जुड़ा हुआ होता है, उसी को घटा देंगे, बस आपका ब्याज आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 3 अंक की संख्या इस प्रकार की है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक 2:3:4 के अनुपात में है। इस संख्या का और इससे पलटने पर प्राप्त संख्या का योग इतना है, मतलब 332 है। 3 अंक की संख्या उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा? तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 अंक की जो संख्या होती है उसे कैसे लिखते हैं? 100x, ठीक है, प्लस आपका 10y प्लस z, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? 100x, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी रखेंगे? आपकी क्या है? यहाँ पे आपका दे रखा है, कहाँ पे है आपका? सैकड़ा का अंक। सैकड़ा का अंक कितना दे रखा है? 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4x रखेंगे, ठीक है। और 10y, y की वैल्यू क्या रखेंगे? दहाई में आपका 3x रखेंगे। और z की वैल्यू क्या रखेंगे? आपकी 2x रखेंगे, ठीक है। तो ये जब आपका सम करेंगे टोटल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका सम इसको जस्ट अपोजिट करने पे जो सम आ रहा है वो 1332 है। तो इसका जब सम करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 432x, ठीक है। याद रखना। उसके बाद क्या कहा है? और इसे पलटने पर प्राप्त संख्या का योग। तो जस्ट पलटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो तब आपका 4 बन जाएगा क्या? 2, ठीक है। और 2 4 बन जाएगा और 3 तो आपका 3 में रहेगा ही। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा 10, ये आपका 3x ही रहेगा। बस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। जब आप इसे जोड़ के करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 234x। अब इसी का डिफरेंस कितना दे रखा है? इसी का डिफरेंस आपको बता के रखा है 1332, ठीक है, 1332। और जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या बोलते हैं, आपकी एक सेकेंड, प्राप्त योग, योग दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसका योग दिया है 1332। जब इसका योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 6 एंड आपका आ जाएगा 6, मतलब 666। तो 666 एक्स की वैल्यू ये दी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? आपकी 2, क्योंकि इसका दुगना ही है। अब क्या कहा है कि जो वो मैंने संख्या पहले थी और जो उल्टने पर जो संख्या बनी है उसका धनात्मक अंतर। तो यहाँ पे आपने क्या बनाई थी? 432x माइनस आपका 234x, इसी की वैल्यू पूछी है। तो इसको घटाएंगे तो आपका कितना बन जाएगा? आपका बन जाएगा 198x, ठीक है। और हमको x में तो आंसर देना नहीं क्योंकि x की वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड कर ली है। तो 198x की वैल्यू है 2। जब इसे करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 396। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगर 2 अंक की संख्या पूछता तो आपको क्या करना था? 10x प्लस y करना था, बस, ठीक है, ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को आंसर देना है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। फटाफट से हम पढ़ते भी जाते हैं, साथ में करते भी जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर रहा है वृंदा, ठीक है। ये बिंदु ए यहाँ से चलना प्रारंभ किया है, ठीक है। अब किधर चला है? पश्चिम की ओर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, सॉरी दक्षिण होता है, ये आपका क्या होता है? पूरब होता है, ये आपका उत्तर होता है, ठीक है।
तो ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है पश्चिम की ओर चला है, मतलब 19 किलोमीटर इधर हमने पश्चिम की ओर चला दिया, ठीक है इसको 19 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया है, फिर वो बाएँ मुड़ता है, ठीक है 22 किलोमीटर चलता है, बाएँ मुड़ा दिया 22 किलोमीटर चलवा दिया उसको। फिर वो फिर से बाएँ मुड़ता है 25 किलोमीटर, तो बाएँ इधर मुड़ेगा 25 किलोमीटर चलेगा, तो ये 19 यहाँ तक है ही ये वाला, तो ये 19 और आपका कितना चला है 25, तो यहाँ पे 6 ये और चला, तो ये 25 यहाँ पे टोटल ये कितना कर लिया, ये 25 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब क्या किया है, फिर से वो क्या किया है, मुड़ता है किधर, बाएँ मुड़ता है, फिर 22 किलोमीटर चलता है, तो 22 किलोमीटर यहाँ पे ही आ जाएगा, ठीक है। अब वो बिंदु पी पे रुक जा रहा है। अब क्या बताना है, ए पर उसे पहुँचने को, ये ए था ना, ए पर पहुँचने के लिए उसे किस ओर चलना होगा और कितना चलना होगा। तो ये यहाँ पे इधर को चलना होगा, मतलब पश्चिम की ओर चलेगा, वेस्ट साइड, ठीक है। कितना चलेगा, तो ये 6 किलोमीटर ही चलेगा। ये याद रखना, ध्यान से बनाना होता है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका 25 यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं आ जाएगा क्योंकि ये 19 तो यहीं तक है। तो ये इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है। एंड नेक्स्ट है जैसे तारों का टिमटिमाना किस परिघटना का उदाहरण है, तो जो तारों का टिमटिमाना होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है या प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है, दोनों हो सकता है ऑप्शन में, मतलब या तो इस तरह से दे सकता है या दे सकता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, इस तरह से भी दे सकता है। तो दोनों बातों को आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण प्रवर्तक सतह पे आपतित होती है तो प्रवर्तित प्रकाश डॉट डॉट प्रतीत होती है। तो देखिए ये आपका क्या होता है, ये और ये आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो प्रवर्तक होता है अवतल में, ये आपका है अवतल, ये आपका है अवतल और ये आपका है उत्तल, इधर जो बना दे रहा हूँ यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, प्रवर्तक तल आपका दबा हुआ होता है, ठीक है, ये आपका प्रवर्तक तल होता है, उभरे हुए तल पे आपकी पॉलिश होती है। तो यहाँ पे जैसे आएगा कोई चीज़, ठीक है, तो इस तरह से आपका जाएगा, ठीक है, फोकस से होते हुए। अब इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से आपकी रेस चलेंगी, ठीक है, ये आपकी एक्सिस होती है, ये वाली आपकी क्या होती है, ये आपकी एक्सिस होती है, ये वाली, ठीक है, ये जो है आपकी ये एक्सिस है, यहाँ पे भी ये एक्सिस है, ठीक है, ये आपका फोकस है, यहाँ पे ये जो, अब इसमें जब ये चलेंगी तो ये इस तरह से आपकी निकल जाएंगी, इस तरह से, ठीक है। और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे ये फोकस होता है, ठीक है, यहाँ से ये मिलती हुई दिखाई देंगी, तो ये मुख्य फोकस से अपसरित होती हैं, ठीक, कहाँ से ये अपसरित होती हैं, मुख्य फोकस से। जब आप इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये फोकस होता है, यहाँ पे आपको दिखेंगी, तो ये मुख्य फोकस से क्या हो रही है, अपसरित हो रही, यहाँ पे क्या हो रही है, अपकेंद्रित हो रही। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसारी, ठीक है। और वहीं पे आपका बोलते हैं क्या, अवतल को अभिसारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिसारी, ठीक है, क्योंकि केंद्रित करता है, ये क्या करता है, दूर की ओर ले जाता है, बस यही रीजन है, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी याद रखना है कि किस दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, तो उत्तल को हम क्या कहते हैं, अपसारी, और अवतल को अभिसारी, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी की औसत 150 था, ठीक है, 50 स्टूडेंट के 150 सेंटीमीटर हाइट थी, एंड वहीं पे 5 जिनकी औसत लंबाई क्या थी 156 थी, 146 थी, उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया, मतलब माइनस हो गए हैं। एंड और अन्य 5 जो हैं उनकी औसत लंबाई क्या थी 156 थी, और वो क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। अब बताना है आपको कक्षा के विद्यार्थी की नई औसत लंबाई, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसका हम गुणा कर देंगे, मतलब टोटल टोटल कर लेंगे, तो 15 25 75 मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 75। तो यहाँ पे ये करेंगे तो ये आप जब करेंगे तो 5 का 30, 5 को 20, 21, 22 23, एंड ये आपका हो जाएगा 5 कम 5, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 1 7, ठीक है, 730 हो गया। यहाँ पे करेंगे तो ये 780 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, टोटल सबको ऐड कर लेना है, ठीक, कैसे निकालते हैं औसत, टोटल बटे टोटल नंबर, नंबर अब कितने होंगे अब ये बताएंगे, पहले टोटल हम कर लेते हैं। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये देखो क्या हुआ, ये माइनस हुआ है, ये आपका प्लस हुआ है, तो ठीक है, तो पहले इन्हीं माइनस प्लस कर लें तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, आपका माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस होगा, और कितना आपका बचेगा, प्लस का 50 बचेगा, क्योंकि 780 में से हमको 730 माइनस करना है, तो वही 50 इसमें 75 में जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7550। अब यहाँ पे देख लें नंबर कितने हैं, देखो 50 थे, ठीक है, उसमें से 5 चले गए, फिर 5 ऐड हो गए, तो वही 50 ही तो बचे, तो यहाँ 50 से इसको डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे 2 बचा, 5 25, 5 एकम 5, 151, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरह से है, आपको सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, रीजनिंग का आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि मतलब ये मतलब 4 हैं यहाँ पे ऑप्शन, एक क्या होगा आपका
क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह उस समूह से संबंधित है। 3 तो एक समूह मतलब एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन एक होगा जो एक उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। जैसे OSL है, पहला ही देख लेते हैं। तो पहले में आपका क्या है, जो O की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप लोगों को पता होगा। O की प्लेस वैल्यू आपकी होती है कितनी, आपकी हो जाती है 15 एंड S की 19, L की आपकी होती है 12। अब यहाँ से हम इसको करेंगे, घटा लेंगे तो 4, और यहाँ पे ये है ऐड हुआ है प्लस का 4, यहाँ पे आपका क्या हुआ है माइनस का 7 हुआ है। ठीक है, एस वी पी में जाऊँ तो एस और वी पी, तो एस की वैल्यू कितनी होती है 19, वी की होती है 22 एंड पी की होती है 15। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्लस का 3 हुआ है, यहाँ पे ये क्या हुआ है माइनस का 7 हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जस्ट डिफरेंट डिफरेंट है, तो दो में तो डिफरेंट होना है ही। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं HLE में। ठीक है, HLE, अब इसमें क्या है, एच की आपकी कितनी होती है, एच की आपकी होती है आपकी क्या बोलते हैं 8। ठीक है, एंड एल की होती है 12 एंड ई की होती है आपकी 5। यहाँ पे आपका प्लस का 4 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका माइनस का कितना हुआ है 7 हुआ है। तो देख लिया आपका पहला और तीसरा अश्वर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा नहीं करना है तो चौथा तो करता ही होगा। ठीक है, दो तो राइट आंसर हो नहीं सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, क्योंकि OSL में आपका +4 -7 चल रहा है, आपका HLE में भी +4 -7 चल रहा है, लेकिन SVP में क्या है आपका +3 -7 चल रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका है क्या, एक शब्द है रिलीजन। ठीक है, उसमें क्या करना है, प्रतीक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अच्छे से प्रतिस्थापित करना है। तो वोवेल या स्वर उसको क्या करना, अगला लिखना है। जैसे आपका ई है, आपका स्वर है तो एफ लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद प्रतीक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अच्छे से मतलब दोनों ही, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें एक को अगर रिवर्स में लिखना होता है, एक को अगर फॉरवर्ड में लिखना होता है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड में, तो दिक्कत करता है, लेकिन सबको ही फॉरवर्ड में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए, एंड उसके बाद आप लोग अच्छे समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा वाई ओर से चौथे स्थान पे वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्वर को पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या है, रियलिज्म। पहले आपका क्या है, ई है, ई है, आइए बस यही 3 स्वर हैं, इनको पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख लेते हैं, मतलब अल्फाबेटिकली कन्वर्ट मतलब अरेंज कर लेते हैं। मतलब आपका पहले ए आएगा, फिर आपका ई आएगा, फिर आई आएगा। उसके बाद आपका है व्यंजन में क्या, आर है, एल है, एस है, एम है। अब इसको भी अल्फाबेटिकली क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका क्या है, आ जाएगा एल आएगा, फिर आपका एम आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा। ठीक है, अब ये बन गया ऐसे। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आप फॉरवर्ड मत कीजिए या बैकवर्ड मत कीजिए, मतलब अगला ना लिखिए। ठीक है, क्योंकि अगला लिखेंगे तो ये तो थोड़ी नहीं चेंज हो जाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं इनकी जो स्थान है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि बाएं से चौथे स्थान, बाएं कौन सा है? ये है, बाएं से चौथा स्थान क्या है, 1 2 3 4, यही एल है। अब यही बताना था यहाँ पे क्या आ जाता, लेकिन एल को क्या लिखना है, एल नहीं लिखना है, क्योंकि क्या कहा गया है, चाहे आपका स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसको आगे वाला लिखना है। तो आपका एल के बाद क्या आता है, तो आई जी के एल, एल के बाद आपका एम आता है, बस यही कर लेना है। सबको मत देखिए कि ई के बाद बी लिखिए, ई के बाद एफ लिखिए, सीधी उसी पे वर्क कर लीजिए। बस उसी लेटर पे वर्क करने के बाद आप फटाक से दे दीजिए आंसर, इससे समय भी बच जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट आपका है डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलिक राव पापलकर डॉट डॉट की जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो बताना था कि जो डॉक्टर शंकर बाबा हैं वो पापलकर, वो किस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो वो दिव्यांग और निश्चित बच्चों में उनके जीवन को बेहतर बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, बस ये आपको याद रखना था। एंड नेक्स्ट है आपका क्या, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण में निम्नलिखित में से किसने लड़कों की 1500 मीटर दौड़ को कितने में, आपका क्या है 3 मिनट 51 आपका सेकेंड, ठीक है, और 12 इतने में क्या किया है, पूरा करके रिकॉर्ड बनाए। तो वो थे आपके राहुल सरनालिया। कौन, राहुल सरनालिया। ठीक है, जिन्होंने 1500 मीटर की दौड़ को 3.51.12 मिनट में क्या किया है, पूरा किया। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका क्या है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा, जेड एक्स ए। ठीक है, ये कोई प्रतीक होता है, उसका ये प्रमाण क्रमांक होता है, ये क्या होता है, प्रमाण भार होता है। ठीक है, तो ये जो प्रमाण क्रमांक होता है यही आपका इसके बराबर होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो किसी सॉरी प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या। तो किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की जो कुल संख्या होती है उसी के बराबर होता है। अब इसके भी संबंध भी होता है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो आपका ई होता है वो इक्वल टू होता है क्या, जेड प्लस एन, या ये लिख लें या आप लिख लें ए प्लस पी प्लस एन, क्योंकि आपका जो जेड है मतलब आपका जो प्रमाण क्रमांक है वही आपका क्या है, आपका प्रोटॉन है। चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें, तो आपको दे देगा
आपके एक तत्व है जिसमें आपके इस तरह से दे देगा, जैसे मान लो C612, ठीक है। ये कार्बन है, कार्बन का आपका परमाणु भार 12 होता है और परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब इसमें पूछ लेगा आप न्यूट्रॉन बताइए, तो न्यूट्रॉन कैसे बताएंगे आप, यही में फॉर्मूला पुट करेंगे। आपका परमाणु भार 12 दे रखा है, ठीक है, आपका परमाणु क्रमांक 6 दे रखा है, प्लस आपका न्यूट्रॉन बताना है, तो न्यूट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 मतलब 6 हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये भी इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे x+2y की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ ये क्या है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, अलग अलग ऐसे हम बना ही देते हैं पूरा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू 60 दे रखी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू x दे रखी है, एंड यहाँ पे ये जो वैल्यू है 105 दे रखी है, 105 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी ये y है, तो y और x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ये अगर 60 है तो ये भी आपका 60 होगा, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे ये इस तरह से कहीं भी काट दें ऐसे, ठीक है, तो ये जितना एंगल होगा वही इतना एंगल होगा, वही ऐसे ही, ठीक है। ये लाइन है, इस पर कितनी भी काट दें, ठीक है, तो जितना भी होगा ये एंगल वही सारा एंगल ये चलता आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस तरह से, ठीक है। तो आपका ये जब 60 तो ये 60 होगा। अब ये टोटल कितना होता है, 180 होता है, तो 180 होता है तो मतलब ये कितना होगा, 120 प्लस 160, 60 तभी तो 180 होगा। तो y की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर ली कि 120 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये x है, ठीक है, आपको ये बात समझ में आई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि x, ये जब x है तो शीशा भूमि को एकदम सेम हो गया, मतलब ये लाइन है, इसको ऐसे अगर कट करते हैं कोई भी, जैसे ये मान लो आपकी जा रही है, तो जो ये कोण होगा वही ये कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम ये कोण फाइंड कर लेते हैं, तो ये और ये सेम होगा, ठीक है। ये आपका टोटल 180 होता है, तो 180 माइनस 105 जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75। तो यही आपका x बराबर 75, क्योंकि ये 75 है तो ये x की वैल्यू भी 75 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75, ठीक है। अब क्या करना है, x+2y की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू आपकी 75 है और 2y मतलब 2 मल्टीप्लाई 120, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, ये टोटल जब सम करेंगे तो 315 मतलब 315 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन आ गया रीजनिंग से, इसमें क्या है, ये आपका है वृत्ताकार मेज। इसमें क्या किए हैं, केंद्र की ओर सब मुख करके बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं, ABCDEF। अब B क्या है, D के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे, तो B जो है D के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे मतलब यहाँ पे है, ठीक है। एंड आपका E और C का निकटतम पड़ोसी है, और EF के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे B के सापेक्ष, मतलब यहाँ पे अभी कोई रिलेशन नहीं है। तो ठीक फटाक से हम क्या करते हैं, A को E और C के बीच में बैठाते हैं, ठीक है। तो A को हमने क्या कर दिया है, E और C के बीच में बैठा दिया, तो E और C के बीच में। और क्या कहा गया, ई एफ के बाईं से दूसरे स्थान पे बैठा, ई क्या है, एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो यहाँ पे एफ बैठा देंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए जो ई है वो एफ के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या बताना था, बी और एफ का, बी के सापेक्ष एफ का स्थान बताना, तो बी के सापेक्ष एफ का स्थान क्या है, जस्ट आपका बाएं साइड है बी के, ठीक है, बी के क्या है, ठीक बाएं ओर है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि बी के सापेक्ष बताना है तो यही हो जाएगा, एफ के सापेक्ष होता तो दाईं ओर होता, ठीक है बी। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय में बार काउंसिल चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। चलिए बताइए किस वर्ष ये बात कही गई थी 33% आरक्षण के बारे में, किसके लिए, महिला वकीलों के लिए। तो ये बात कही गई 2024 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं, ठीक है, एंड आपकी मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरुतंत्रिकाएं मिलकर क्या निर्माण करती हैं। तो देखिए मस्तिष्क से, अगर खाली मस्तिष्क प्लस आपकी क्या बताता, मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरुतंत्रिका, तो ये मिलकर तो आपकी केंद्रीय तंत्रिका बनाती है। लेकिन अगर मस्तिष्क से निकलने वाली कंपाल तंत्रिकाएं की बात की जा रही हो और साथ में आपकी मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरुतंत्रिकाएं, दोनों की बात की जा रही है, तो ये बनाती है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो ये याद रखना है। और बात करें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तो ये आपके परिधीय जो तंत्रिका तंत्र है इसी का हिस्सा होती है, और इनका क्या काम होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का, ये जो आपकी अनिच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे आप छींक देते हैं सडनली, तो और आप जैसे अपनी पलक को झपकते हैं, तो ये सब जो अनैतिक क्रियाएं हैं इन पे ये क्या करती हैं, ये निंदा का काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अंतःस्त्रावी तंत्र, तो आपको पता ही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कुछ भाषावी फॉर्म, ठीक है, सॉरी फ्रॉम को क्या लिखा गया आपका, फ्रॉम को लिखा गया है 4935, एंड मोर को क्या लिख दिया गया है, MORE, इसको लिख दिया गया है 3154। अब पूछ रहा है ई की वैल्यू बताइए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे देख लीजिए एफ है, आर है,
क्या है, ओ है, और यहाँ पे भी क्या है, एफ है, आर है, ओ है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, इधर 9 है, नहीं है, 3 है, 3 है, कैंसिल कर दीजिए, 5 है, 5 पे कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे एम 1 बच रहा है, और यहाँ पे एम की वैल्यू क्या बच रही है आपकी, सॉरी ये ई है, ई की वैल्यू यहाँ पे 1 बच रही है, एंड एम की वैल्यू 9 बच रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ई की वैल्यू पूछी कि एम की, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी पूछी, ई की। ई की वैल्यू कितनी आई है, 1, ठीक है। बस इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एम की पूछता है तो एम की 9 हो जाती। एंड नेक्स्ट आपका है जो इस्त्री, ठीक है, लॉन्ड्री आयरन होती है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली होती है, इलेक्ट्रिक हीटर होती है, जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। बताना ये विद्युत धारा की किस प्रभाव पर आधारित है, सभी वस्तुएं, तो ये सभी उसमें प्रभाव पर आधारित हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार को क्रमशः इतने 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 किलोमीटर की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती हैं, ठीक है, मतलब 3 किलोमीटर की है, ठीक है, इतनी 4 प्रकार से स्पीड से तय करती है, तो दूरी को औसत चाल बताना है। तो औसत चाल क्या होती है, आपकी जो स्पीड होती है औसत, ठीक है, मीन स्पीड वो होती है टोटल आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, 3 किलोमीटर की 4, मतलब आपकी कितनी हो जाएंगी, 12, ठीक है। अब टोटल टाइम निकालना है, तो टाइम पहले का टाइम कितना हो जाएगा, समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे 4, मतलब 3/10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.3। इसी प्रकार आपका हो जाएगा 20/3, मतलब आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 3/20, तो आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, 3 बटे आपका 20 हो जाएगा 0.15, ठीक है। इसी प्रकार आपका हो जाएगा 0.1, ठीक है। इसी प्रकार आपका हो जाएगा 3/60, मतलब 0.5। अब इसका सम कर लीजिए, टोटल आपका क्या है, यहाँ पे टोटल आपका हो जाएगा टाइम, ये जब सम करेंगे तो ये 2 ये 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15, एंड ये आपका हो जाएगा 0.4, सॉरी पॉइंट कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 0.6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 0.5 होगा ना, ये यहाँ पे कितना होगा 0.5, क्योंकि अगर हम 3/, क्या करते हैं 60 करते हैं, तो 0.05 की वैल्यू आएगी ना, तो यहाँ पे जब सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6, जब 0.6 से आएगी यहाँ पे ये हटाएंगे, फिर यहाँ पे ये 20 आ जाएगा, बस इस तरह से आप लोग इसका राइट आंसर दे देंगे 20 किलोमीटर पर आवर। अभी फिर आप लोगों को बात समझ में आएगी। अब बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है, फॉर्मूले याद रखना है, मैथ में आपके आंसर आते जाएंगे, कि जो आपका औसत चाल होती है, औसत चाल होती है वो क्या होती है, तो औसत चाल आपकी होती है कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। बस ये आपको याद रखना है, आंसर आता जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का आपका ट्रिक क्या बता दूं, जैसे आपका ट्रिक हो जाएगा अल्फाज, इस तरह से अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अल्फाज, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हो जाएगा आपका, एफ से आयरन हो जाएगा, जेड से आपका जिंक हो जाएगा, ठीक है। ये आप ट्रिक मैंने बनाई है अपने हिसाब से, अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ठीक है। अल्फाज से आप याद कर सकते हैं, ये जो धातुएं होती है मतलब ठंडे जल के साथ अक्रिया नहीं करती हैं। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति है वो अपनी धनराशि का 20% गवा दिया, अगर 80 है आपके, क्या बोलते हैं, सॉरी एक सेकेंड, आपका 100 है, उसमें से अगर 20 गवाएगा, ठीक है, 20%, तो आपका कितना बचेगा, 80 बचेगा, ठीक है। आप क्या कर रहा है, 30 का 25%, मतलब 80 का 25% गवा रहा है, मतलब ये 0.5, 25/100 कहेंगे तो ये तो हो जाएगा, मतलब ये कितना बचेगा आपका 40, और यहाँ पे हो जाएगा additional, मतलब 20, ये इतना गवा रहा है, तो आपका अब कितना बचेगा, अब आपका बचेगा 60, ठीक है। अब 60 ही तो बचेगा, लेकिन एक्चुअली इसके पास कितने बच रहे हैं, 480 रुपये, मतलब 480, मतलब कितनी गुना है, 8 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना, इसके पास मूल रूप से कितनी, तो मूल रूप से तो हम 100 मान के आए, यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। अब 100 की कितनी आ जाएगी, तो 100 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इधर करेंगे तो 800 आ जाएगी, ठीक है। बस इसी तरह इसको सॉल्व करते जाना है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ये अकेले एक काम को क्या कर रहा है 6 दिनों में, वो भी उसी काम को अकेले 8 दिनों में काम करता है। ए बी ने इस काम को 30 रुपये में किया, सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा किया, तो सी का भुगतान कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों मिलके भी काम करते हैं ना। तो देखिए ए 8 दिन में, सॉरी 6 दिन में, बी 8 दिन में, तीनों मिलके काम करते हैं तो 3 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी 6 चौको 24 4, बी की 8 3 24 3,
और ए बी प्लस सी तीनों की कितनी निकल के आएगी 8, मतलब प्रतिदिन में ए 4 इकाई और प्रतिदिन में बी 3 इकाई और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 8 इकाई काम कर सकते हैं। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका निकालना है क्या, आपका किसी का कितने रुपये मिला है। देखिए तो आपका 32वां काम करवाना है, ठीक है, 32वां। तो ये टोटल पहले इकाई हम टोटल कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी आप 8 हैं, इनसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जिसका जितनी इकाई काम करेगा, एक इकाई की हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि एक मतलब कितना पाएगा, ठीक है, मतलब एक अगर क्या बोलते हैं एक यूनिट पे कितना मिल रहा है, तो 8 चौकू 32, ठीक है, तो 401 पे मिल रहा है, ठीक है, एक यूनिट वर्क करने पे आपको 400 रुपये मिलेगा, ठीक है। जिसकी जिसकी भी एक दिन की क्या होगी आपकी दक्षता एक इकाई होगी, उसको 400 रुपये मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए की कितनी है 4 है, तो इसको कितने मिल जाते हैं 1600 रुपये मिल जाते हैं। और इधर हम बात करें बी की कितनी है आपकी 3 मतलब इसको 1200 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। अब 32वां हमका कितना 16 12 18 2800 रुपया बढ़ गया, अब बचा कितना 400, यही आपका क्या इसका हो जाएगा सी का हो जाएगा। या तो इस तरह सॉल्व कर लीजिए, या तो यहाँ पे ए बी और सी इनकी इफिशियंसी आपकी 3 है, लेकिन ए की कितनी है, ए की आपकी है 4, बी की है 3 प्लस सी बराबर आपकी क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 8, क्योंकि इनकी टोटल 8 है ना। तो 4 प्लस सी और ये इधर जाएगा 7, 8 माइनस 7 हो जाएगा तो 1, मतलब एक ये क्या करता है सी के लिए एक ही इकाई है, ठीक है। इसकी इफिशियंसी क्या है 1 यूनिट पर डे है, और 1 यूनिट की ही रुपये कितने हैं 400 हैं। तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, तो टोटल में से आप क्या कर लीजिए घटा के कर लीजिए, तो ये बेटर है, ठीक है। इस तरह से ये आपकी है एक ही एफिशिएंसी निकली थी कितनी आपकी निकली थी, क्या बोलते हैं फटाफट से देख लेते हैं फिर से, एक सेकेंड आपका हो जाएगा बस, ये ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा कितना 3, इसकी इफिशियंसी निकली ए की कितनी निकली थी, ये टोटल आपका 24 हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो ए की निकलती 6 चौको 24 8 24 और यहाँ पे कितनी निकलती 3 24, ठीक है। अब ये क्या है ए की ये बी की ये दोनों तीनों की है, अब इसी में सी की निकालना जाएंगे तो इसकी में से इस टोटल में से ये घटा देंगे तो सी की एक निकल के आएगी, और एक का कितना निकला था 400, बस यही आपका हो जाएगा 400, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है जेडेक्स एसी से जिस प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार यूएसएफएच से संबंधित है उसी प्रकार पीएन बताना है। तो देखिए कुछ नहीं है, जेडेक्स एसी से है, यूएस एफएस से देख लीजिए, जस्ट अपोजिट यहाँ पे देख रहा होगा हाई स्कूल, एच का एस अपोजिट होता है फुल, एफ का यू अपोजिट होता है, इसी प्रकार आपका क्या है क्रैक्स, सी का जस्ट अपोजिट एक्स होता है या एक्स का जस्ट अपोजिट सी होता है, आजाद ए का अपोजिट जेड होता है अपोजिट, इसी प्रकार पी एन का बताना है। तो कानपुर से हम याद करते हैं कि ए का अपोजिट पी, और मैन से याद करते हैं एम का अपोजिट एन या एन का अपोजिट एम, तो इसका क्या हो जाएगा के एम, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक है याद रखना है। अब कैसे आज़ाद, ठीक है, आज़ाद, बॉय, क्रैक्स, ठीक है, एंड आपका हो जाएगा ड्यू, इवन, ठीक है, फुल। तो इस प्रकार से होता है कैसे, अब इसमें बस इवन का ये याद रख लेते हैं, फुल का ये याद रखते हैं, आज़ाद का ये, बॉय में वाई याद करते हैं, क्रैक्स में जस्ट अपोजिट सीओ का एक्स, इसी प्रकार ड्यू का डी का डब्ल्यू याद कर लेते हैं, बस इसी तरह ये याद करने की ट्रिक होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्या है, दो संख्याओं का योग 36 दे रखा है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, ठीक है। या तो देख लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर 36 दे रखा है, एक संख्या का 5 गुना मतलब हम 5 एक्स का 5 गुना वाई के 4 गुने वाई के 4 गुने के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे ये तो इस तरह करिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, ठीक है, और फिर फाइंड कीजिए अलग अलग, या तो आप डायरेक्ट क्या करना है 36 को तोड़ लो, इसको किस तरह लिख सकते हैं, दो संख्याओं में अगर तोड़ें 18 18 कर सकते हैं आप, इधर 16 इधर आप 20 कर सकते हैं, 36 होगा कि नहीं, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 14 और यहाँ पे 22, ये 36 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे ये क्या बता रहा था एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो देखिए कौन सी है एक संख्या का 4 गुना, देखिए यहाँ पे एक संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है कि नहीं, देखिए 4 चौक 16 होता है, ठीक है, और 4 पंजे 20, ठीक है। तो एक संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए आप यहाँ पे ध्यान से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता, तो आपका हो जाता दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 20 हो जाती, 16 और 20 में क्या हो जाती, 16 और 20 में आपकी क्या संख्या हो जाती
सबसे बड़ी 20। देख लीजिए फिर से बता दे रहा हूँ, 4 चौक 16 होता है और 4 पंजे 20 होता है। एक संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है कि नहीं? आ रहा है? तो वही संख्या आपकी बड़ी बताना है तो 20 हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है आपका 2024 में कौन सी फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई फिल्म सिस्टर मिडनाइट में किस भारतीय अभिनेत्री को मुख्य भूमिका निभाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता राधिके आप्टे। ठीक है, जो आपकी फिल्म है सिस्टर मिडनाइट, इसमें जो अभिनेत्री का रोल अदा किए हैं वो की हैं राधिका आप्टे। में पूछा जाता है मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो वो है आपकी अरुंधति राय। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे ये रिलेशन बताना है, ठीक है। ये किसका आ गया है क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाएगा रीजनिंग का। यहाँ पे है कि एक्स का क्या दे रखा है, इस पे का दे रखा है 340 एंड 9 बराबर आपको वाई दे रखा है। तो बताना है कि वाई और एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू का हम 7 ले लें, फिर 7 का कर दें क्यूब तो कितना हो जाता है 343, इसी में कर दें 3 ऐड तो हो जाएगा 346, मतलब इस तरह से है उसी का क्यूब प्लस 3। ठीक है, अगर वाई में ही कर लें 9 का करेंगे तो हो जाएगा कितना, आपको हो जाता है 729, इसी में अगर 3 कर देंगे तो 732। तो बस यही करना था, उसी संख्या का क्यूब प्लस 3 है यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे ये संख्या दे दी गई है तो यहाँ पे ये संख्या आप लोग इजीली निकाल सकते हैं 9 का क्यूब प्लस 3। बस इसी तरह से ये बताना था, तो इसका राइट आंसर जो था 7 और 720 732, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अब देख लीजिए कि 7 346 कैसा रिलेशन है और आपका 9 और आपका 732 कैसा रिलेशन है, 7 का क्यूब प्लस 3 एंड 9 का क्यूब प्लस 3, बस यही आपका रिलेशन है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बताना है नेक्स्ट क्या आएगा। तो देखिए आपका बी एफ जे, यहाँ पे देख लीजिए बी सेकेंड पे, आपका एफ 6 पे एंड आपका जी कितने पे आता है 10 पे आता है, मतलब 4 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आर है, आर 18 पे आएगा, 18 में 4 करेंगे तो आपका 22 आएगा, मतलब आपका आ जाएगा वी आएगा। तो आपको पता चल गया कि जो भी नेक्स्ट आएगा उसमें पहला आपका वी आएगा, ठीक है। तो वी कहाँ पे ना, तो कहीं पे नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट में ही है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आपको और ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी इतनी मीटर आयाम है वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से, ठीक है, इतनी आयाम वाली एक टंकी को क्या किया जा रहा है, इस स्पीड से भरा जा रहा है, कितने समय बाद पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे 200 मीटर है, इस तरह से आपको बना के बता दूं, इस तरह से आपका है कुछ, ठीक है। अब देखिए ये आपकी क्या थी, ये आपको भरना कितना था 200 मीटर बाय 150 मीटर, ये मैंने 200 मीटर मान लिया, ये मैंने 150 मीटर मान लिया, ठीक है। ये 200 मीटर और ये आपकी क्या मान लिया है मैंने 150 मीटर। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बताना था कि 2 मीटर की वृद्धि हो जाए, 2 मीटर की वृद्धि हो जाएगी तो ये कुछ घनाभ का रूप ले लेगा, ठीक है, जिसकी मतलब 2 मीटर हाइट हो जाएगी और 2 आपकी 100 मीटर आपकी लेंथ हो जाएगी, 150 मीटर आपकी ब्रेथ हो जाएगी, तो ये घनाभ का रूप ले लिया। मतलब आपको क्या करना है, इतना आयतन पूरा भरना है। तो जब इसमें आप पानी पूरा भरेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी क्वांटिटी, 150 मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 200 मीटर। अब क्या है, स्पीड कितनी है 20 एम्पियर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपकी किससे भरा जा रहा है, आपका 1.5 मीटर बाई 1.25 मीटर से भरना है। तो बस इसी से हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना, बस आपको क्या आ जाएगा, आपका टाइम निकल के आ जाएगा। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है, इस टोटल को इतना आयतन हमको फिल करना है, इतने एरिया से इतनी स्पीड से, ठीक है। तो इतनी स्पीड से इतनी एरिया से फिल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो इसी को हमको क्या करना है, इसी में इसका दोनों का जो गुणा है इससे हमको भाग कर देना, बस आपका समय निकल आएगा। आई होप मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो इसी तरह जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 96 मिनट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए विद्युत इलेक्ट्रिक मोटर है, वो चुंबकीय प्रभाव का यूज करता है, मैग्नेटिक इफेक्टर्स का यूज करता है, माइक्रोफोन भी यूज करता है एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर भी यूज करता है। पर मैग्नेटिक कंपास में इसका कोई यूज नहीं होता है चुंबकीय प्रभाव का, ठीक है, मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है, ये याद रखना है, किसके, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। ये याद रखना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात की जा रही है, उसका यूज हम किसमें,
मैग्नेटिक कंपास में नहीं करते, लेकिन चुंबकीय आपका प्रभाव का तो यूज करते हैं, लेकिन विद्युत धारा द्वारा जो उत्पन्न होता है चुंबकीय प्रभाव उसका यूज नहीं करते हैं, किसमें? मैग्नेटिक कंपास में। बस ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका ही यहाँ पे आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इजीली आंसर दे सकते थे, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिया था। आप देख लेते कि कौन सी बैलेंस्ड है, कौन सी अनबैलेंस्ड। देखिए यहाँ पे कॉपर के 2 मोल हैं, मतलब 2 कॉपर है, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, बिल्कुल गलत। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन देख लीजिए, 2 चौको 8 है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं आपके? 8 है, लेकिन यहाँ पे 2 थे 6 हैं, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन 6 हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 3 दूनी 6, सही है, चलिए। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, यहाँ पे कितने हैं? 3 है, चलिए ठीक है। CO कितने? ठीक है आपके। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे कितने? 4 हो जा रहे हैं, जो कि गलत हो जाता है। और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो 3 CO 3 CO है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितनी है? 2 3 6 है, 3 दूनी 6, एकदम सही। नाइट्रोजन आपके 2 है तो 2 है, तो ये एकदम सही। इसी तरह आपको बैलेंस करना था, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों को एक नया सेट शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? मतलब आपको यहाँ पे बताना था, जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है वो कितने क्षेत्र, मतलब कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अब ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 2024 में हुई। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? तो आप क्या बोलते हैं, आपका हो जाएगा विज्ञान रत्न, ठीक है। एंड आपका विज्ञान श्री हो जाएगा, और आपका हो जाएगा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर एंड विज्ञान टीम, ठीक है। तो क्या बताया? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, और आपका क्या बताया? विज्ञान युवा शांति भटनागर, ठीक है, स्वरूप भटनागर। एंड आपका लास्ट वाला क्या बताया था? विज्ञान टीम। ये आपके 4 हैं श्रेणियाँ जिसमें दिया जाता है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका अगला क्वेश्चन है ये कथन है, बताना है कि आपका कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका कथन क्या है? 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतार देखने को मिली, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कथन। अब इसमें क्या क्या हो सकता है इसका, ठीक है, इतनी लंबी कतार देखने का। शहर एक्स में विद्युत बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 5वीं तिथि है, ठीक है। एंड जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए हैं। तो दोनों रीजन हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन नहीं जमा कर पाए और आपकी लास्ट डेट भी आ गई ऑफलाइन वाली, तो आप सब लोग जाके वहीं पे भीड़ इकट्ठा कर देंगे, तो ये दोनों कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संभावित कारण हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका क्या, आपका हो जाता है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट आपका ये लक्षण होता है हेरिडिटी में, आनुवंशिकता में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रेट्स, ठीक है। निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकता है? तो जो आपके पैतृक डीएनए होते हैं और जो मातृक डीएनए होते हैं, दोनों से ये प्रभावित हो सकता है, ठीक है। ये तो आपका वन लाइन है, फटाफट से आप लोगों को आंसर ही देना है, याद कर लेना है। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से सामान क्या की है? संतरे खरीदे हैं, ठीक है। 20 का लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर देखें कि 1 रुपये में 3 की दर से खरीद रहा है, ठीक है, और 1 रुपये में 2 की दर से, तो अगर पहले देखें कि पहले संतरे की अगर लागत देख लें तो क्या हो जाएगी? पहले संतरे की लागत हो जाएगी 1/3, ठीक है, 1/3, मतलब 1/3 आपकी हो जाएगी ये लागत, मतलब 1 रुपये में 3 संतरे, ठीक है। दूसरे संतरे की लागत देखें तो 1/2 हो जाएगी, मतलब 1 रुपये में 2 संतरे, यही तो हुई। अब यहाँ पे हमको क्या है, अगर समान संख्या में खरीदे गए हैं तो औसत हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? औसत, ठीक है, कि औसत उनका क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। जबकि क्योंकि यहाँ पे समान संख्या में खरीदे गए हैं, तो यहाँ पे औसत निकाल लेंगे दोनों का, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/2, मतलब ये तो हो गया टोटल बटे 2, मतलब ये औसत आपका कितना निकल के आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6, मतलब 5/6, ये आपका औसत निकल के आ गया, ठीक है, औसत लागत, ठीक है। अब ये तो हो गई क्या, ये तो आपकी निकल के आ गई है औसत लागत। अब यहाँ पे क्या करना है, 20% के लाभ पर इनको क्या बेचना है प्रति दर्जन, तो यहाँ पे हम पहले 20% का लाभ निकाल लेते हैं, ठीक है। 5/6 पे, तो 5/6 पे 20% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा? 1 + 20/100, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या तो लिख लीजिए 5/6 प्लस 5/6 का 20/100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितनी वैल्यू दे देगा? ये आपकी निकल के आएगा, क्या बोलते हैं, 1/2, मतलब ये आपका निकल के आया है फाइनली, ठीक है। 20% के लाभ पे बेचने पर, मतलब 1 रुपये में आपके 2 संतरे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 दर्जन का मूल्य बताना है आफ्टर 20% के लाभ अर्जित करने के बाद, तो यहाँ पे 20% का लाभ तो इसी में जोड़ ही दिया है, तो यहाँ पे आपका 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो यहाँ पे 2
और ये यहाँ पे 2 केले हैं, यहाँ पे 12 मतलब 2 छक 12 मतलब 6 गुना है। यहाँ पे 1 रुपया है तो यहाँ पे कितने हो जाएँगे 6 रुपये मतलब 1 रुपये में जब 2 केले मिल रहे हैं तो 6 रुपये में आपको 12 मिल जाएँगे। मतलब सीधी-सी बात है यहाँ पे 6 रुपये में उन्हें बेचना होगा, ठीक है? अगर आप इसे दोबारा देख लेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका अगला है गिंजी की किला जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया था किस राज्य में स्थित है, ठीक है? तो ये बताना है गिंजी का किला है कहाँ। तो जो गिंजी का किला है जिंजी का किला, ये भी कहीं कहीं लिखा होता है जिंजी का किला या गिंजी का किला, ये आपका है तमिलनाडु में स्थित। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित, ठीक है? एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबा एक व्यक्ति की छाया कितनी बन रही है? 4 फीट का 4 मीटर की छाया बन रही है, ठीक है? जबकि उसी व्यक्ति के बगल में एक क्या खंबा है, ठीक है? तो 36 फीट की छाया बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है 36 फीट की छाया बना रहा है तो ये बताना इसकी हाइट कितनी होगी खंबे की। और सेम टाइम है और सेम जस्ट अगल-बगल है, तो जितना एंगल इसका होगा उतना ही एंगल इसका भी होगा, ये याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम टैन थीटा की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 6/4 हो जाएगा और यहाँ पे भी वही एंगल है जितना भी होगा थीटा हमने मान लिया है कि यहाँ पे सेम ही है एंगल, क्योंकि सेम ही होगा ही, क्योंकि एक ही समय पे एक विशेष समय की बात की जा रही है और जस्ट अगल-बगल की बात की जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे सेम ही एंगल, क्योंकि इस तरह से ये आपका कुछ बनेगा, हम इसको सेपरेट करके बनाए हैं, इस तरह से आपका बन जाएगा कुछ। यहाँ पे अगर 4 मीटर का है तो आपका 1 सेकंड, जैसे यहाँ पे हम ये बता दे रहे हैं कि जैसे ये 4 आपका 6 मीटर का है, तो ये 4 मीटर का बनाएगा परछाई इसी एंगल पे, जस्ट इसी के बगल ये आपका कुछ होगा हाइट का, ठीक है? तो वो भी उसी समय की बात की जा रही है, तो वही एकदम सीध में ही है, जस्ट आपका क्या है लंबवत होगा ना वो, तो उसका भी एंगल आपका सेम होगा, ये याद रखना है यहाँ पे इस सिचुएशन में। तो जितना ये थीटा एंगल है उसका भी इतना ही एंगल होगा, तो ये आपका निकल के आया 6/4, ठीक है? अब यहाँ पे अगर निकालें टैन थीटा की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी h/36, ठीक है? अब यहाँ पे टैन थीटा ये टैन थीटा और ये टैन थीटा सेम ही होगा ना, तो इसकी वैल्यू भी 6 बाई क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ये हो जाएगी h/36। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 9 या 36 मतलब 9 चौक आपका कितना हो जाएगा 56 9 छंग 54, ठीक है? तो h बराबर आपका आ जाएगा 54, ठीक है? 4 9 54 होता है, तो ये इस तरह से निकालना है। बस याद रखना है कि दोनों ही सिचुएशन में आपका एंगल सेम रहने वाला है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देन नेक्स्ट क्या आएगा? तो यहाँ पे पहले सबसे पहले वर्क करते हैं डी के एंड आर वाई पे। डी की वैल्यू 4, के की वैल्यू आपकी सभी को पता होगी 11 होती है, आर की 18 होती है एंड वाई की होती है 25। तो यहाँ पे 7 4 11 11 7 18 18 7 25, ठीक है? ये है। अब वाई में अब हमको क्या करना है 7 ऐड करना है, तो वाई के बाद जेड आ जाएगा, ठीक है? अब जेड के बाद फिर से ए बी सी डी आ जाएगा, तो 1 जोड़ ही दिया यहाँ पे, ठीक है? फिर आपका 6 बच रहा है रिमेनिंग, तो 6 पे कौन सी वैल्यू आ रही है? आपकी एफ आती है, तो यहाँ पे किस ऑप्शन में है? आपकी केवल सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है। तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। अब हम क्या करते हैं वर्क करते हैं लास्ट वाले पे, ठीक है? कि आपका एच है, एच की वैल्यू क्या होती है? एच की आपकी वैल्यू होती है क्या बोलते हैं 8, फिर ओ की होती है 15, वी की होती है 22, सी की होती है आपकी 3। अब देखिए सब में 7 7 का डिफरेंस, बस 7 इसी में ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 पे क्या होता है जे होता है, ठीक है? हमने ये और ये एलिमिनेट ही कर दिया था, इसी 2 में देखना तो जे इसी में आ रहा है, तो इसका आंसर जाता है आपका ऑप्शन 4, ठीक है? एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है क्या कि इसमें से कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करना है ताकि ये मतलब इसको बैलेंस कर दें, ठीक है? ठीक है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जैसे 105 में है, तो ये 5 को हम 24 से नहीं प्रतिस्थापित करना है, ये याद रखना है, ये ध्यान देना है कि अंक को नहीं संख्या को प्रतिस्थापित करना। तो जब आप इसमें क्या करेंगे 21 मल्टीप्लाई 4 प्लस आपका क्या है 84 को हम 42 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 माइनस 15 प्लस सॉरी माइनस का 15 एंड आपका प्लस का 5 और प्लस का ये 42 आपका 84 में हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 105 ही आ जाएगी, बस इतना करना था। यहाँ पे तो आपका राइट दिखा के मैंने बता दिया, लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना होगा एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा, ठीक है? आराम से, तो वहाँ पे इस तरह से करना होगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है? संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं होनी चाहिए, मतलब इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है?
अब यहाँ पे बताना क्या उपयुक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं, जिसमें से प्रतीक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद, मतलब जैसे मान लो ये आपका एक प्रतीक है, कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है। मान लीजिए इधर आपकी, इधर आपकी, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये आपका प्रतीक चिन्ह नहीं काउंट होगा। लेकिन यही आपका अगर प्रतीक चिन्ह की इधर आपका 4 है, इधर 6 है, तो ये काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, जब आप इसे हमें जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाए, ठीक है। जब देखिए यहाँ पे ये एक प्रतीक चिन्ह है, इधर तो कुछ है ही नहीं, कैंसिल। ये प्रतीक चिन्ह है इधर, तो प्रतीक चिन्ह इधर है संख्या, तो ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे प्रतीक चिन्ह, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पे नंबर, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये प्रतीक चिन्ह है, इधर नंबर है, इधर नंबर है, लेकिन ये क्या है, ये विषम है, तो ये भी हमको काउंट नहीं करना है। इसी तरह जब आएंगे इस प्रतीक चिन्ह पे, तो जस्ट इसके इधर और इस इधर दोनों तरफ आपकी क्या है, सम संख्या है, तो यही आपका एक ही है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताना था कि कितनी आपके ऐसे क्या है प्रतीक हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो एक ही प्रतीक आपको मैंने बताया है, वही आप लोग देख ही सकते हैं, एक ही है, तो इसका राइट आंसर एक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 9.6 16.8 से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार 10 आपका एक से किस प्रकार संबंधित होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 9.6 आपका देख लेना है 16.8, ठीक है। ये कितने टाइम से, तो 9.6 को हम करेंगे 16.8 में डिवाइड, तो जब ये करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे तब आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.75, ठीक है। तो जब ये 1.75 गुना, तो ये भी आपका 1.75 गुना हो जाएगा, तो 18 में जब 1.75 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा 31.5, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, इसको लास्ट में करना है आप लोगों को। नेक्स्ट ये है, आपको ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट इसका स्क्वायर कर देना, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल आप स्क्वायर जब करेंगे, इधर पूरा स्क्वायर इस तरह से फिर से लिख देना है, इसका होल आप स्क्वायर कर देंगे, इसका होल आप स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे 2x होता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा क्या, एक्स, फिर 1/x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 25। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू इधर हो जाएगा 25 माइनस ये आपका हो जाएगा 2, तो इसी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 23, बस इसी तरह ये याद रखना है। याद रखना, अगर प्लेस में है और प्लस में ही पूछ रहा है तो माइनस कर देना है, ठीक है। अगर आपको क्या दे रखा है, जैसे आपको दे रखा हो माइनस में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस में दे रखो, प्लस का पूछा हो, तब आपको ऐड करना रहता है, ठीक है। बस ये आपको इतना याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे आपका है ABCDEFG एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, और परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पे रखा गया, तो फटाफट से देखते हैं। ABCDEFG जरूरी नहीं इसी तरह रखा गया, ठीक है। अब डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पे 1 2 3 यहाँ पे डी को रख दिया, ठीक है। फिर एफ और ए के बीच केवल एक ही बक्सा है, क्या बताया गया है, एफ और ए के बीच केवल एक ही बक्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हम रख के दे रहे हैं एफ और ए, एफ और ए के बीच देख लीजिए एक ही बक्सा है, ठीक है। जी और ई के बीच केवल 3 बक्से हैं, जी और यहाँ पे अगर ए 1 दूँ तो 1 2 3 बक्से हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, बी को क्या रखा गया है, एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है, रख दिया है। ई और डी के ऊपर किसी स्थान, आपके क्या बताना है, आगे है ई और डी को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया, ई को क्या किया गया है, डी के ऊपर रखा गया है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे तो इसे फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ई आपको क्या है, नीचे आ गया है डी के, ठीक है। तो यहाँ पे फटाक से हम देख लेते हैं, डी को सबसे नीचे, मतलब ई वाले पे वर्क करना है। ई आपका कहाँ गया, जी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो हम ई को यहाँ पे रख देते हैं और जी को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, ई आपका क्या हो गया, डी के जस्ट ऊपर हो गया है, ठीक है। आप क्या करना है, ई और सी के बीच कितने बक्से हैं, किसके बीच पूछा जा रहा है, ई और सी के बीच, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये स्थान बच रहा है, यहीं पे ये सी है, ये आपका सी है, तो एक दो दो बक्से हैं यहाँ पे, बस इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। फटाक से आपको हटा भी देना वहाँ पे उसकी प्लेस को, ठीक है, अगर दिक्कत हो रही हो। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट इपिक, मतलब क्या है यहाँ पे, द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट इपिक, इस पुस्तक के लेखक कौन, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत सुंदर सेन, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला है, आ गया है
रीजनिंग से कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या बताया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में निश्चित करने के बाद, ठीक है, आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। प्रतीक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, ठीक है। प्रतीक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से छठे स्थान पे आएगा। तो जैसे बताया था डायरेक्ट उसी पे वर्क करना है, ज़्यादा सबको कन्वर्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये लिखा है कंस्ट्रक्शन CONSTRUCTION। अब क्या करना है, सीधे दाईं ओर से छठे स्थान, तो 1 2 3 4 5 6 क्या है, यू है। अब यू क्या है, स्वर है। स्वर को क्या करना था, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित करना था। तो यू के बाद क्या आता, वी है। बस यही करना है, पहले ये नहीं करना है सी तो यार व्यंजन है, चलो इसको पहले क्या करते हैं हम बी बना देते हैं, ओ तो आपका स्वर है, चलो इसको क्या करते हैं पी बना देते हैं। तो इसमें टाइम जाएगा आपका, सीधे उसी पे वर्क करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, सारे व्यक्ति हैं जो एक सीधी पंक्ति में है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। अब क्या उत्तर की ओर मुख है, इधर की ओर देख रहे हैं सब। बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। बी की बाईं ओर हम 3 व्यक्ति बैठा दे रहे हैं, तो ये बी है, एक सॉरी यहाँ पे बी है, तो इसके इस साइड क्या हो जाएंगे, आपके 3 व्यक्ति हो जाएंगे। देखिए इधर 3 व्यक्ति हैं, और यहाँ पे क्या दिया है, जी के दाईं ओर केवल क्या है, के बैठा है, तो जी के दाईं ओर के बैठा है, तो इस तरह से केवल की बात हो रही है ना, तो दाईं ओर। जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, जी और डी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 मतलब यहाँ पे डी होगा, तो इस तरह से हो जाएगा। सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पे है। तो सी क्या है, एफ के बाईं ओर किसी स्थान पे है, लेकिन ई के क्या है, दाईं ओर है। तो सी यहाँ पे हो जाए, अगर ई यहाँ पे हो जाए और एफ यहाँ पे हो जाए, तो देखो सी क्या हुआ है, एफ के बाईं ओर भी हो गया है और ई के दाईं ओर भी हो गया, तो इस तरह से हो गया। अब क्या बताना था, ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 3 व्यक्ति हैं, फटाक से आंसर दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनता है, मतलब इस Cl को हम क्या करेंगे H2O में लाएंगे, तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस, मतलब क्लोरीन आयन, और ये जो आपका क्या होता है हाइड्रोनियम आयन होता है, ये आपका अलग हो जाता है, ठीक है। बस ये इसका रेफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट आपका 3 के प्रथम 25 गुर्जों का औसत बताना है। तो यहाँ पे आपको आना चाहिए था, आप लोगों ने पढ़ा होगा एपीजीपी, ठीक है। तो अब अगर हम करें, पहला 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसी तरह आपकी क्या करना है 25 तक करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। जहाँ पे एन अब 25, तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे। टू, पहला पद क्या है, 3 है, तो 2 3 6, 25 तक करना है, तो 25 माइनस 1। अब यहाँ पे डी क्या है, 3, सबके बीच का अंतर, ठीक है। अब इसी तरह करते जाएंगे तो सबके बीच का अंतर यही आता है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी आपकी कितनी वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे 25 आ जाती है, और यहाँ पे आ जाता है 24, 24 यहाँ आपका हो जाता है 72, 72 से 78, तो यहाँ पे आ जाता है 39, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, 25 प्लस 39, मतलब जो टोटल योग होता प्रथम 3 से जो विभाजित वाले 25 गुरज हैं, ठीक है, तो उनका औसत आता है 25 गुणे 39। तो ये आपको याद रखना है कि 25 गुणे 39 ये टोटल आता है, ठीक है। तो आपके टोटल जो आपके 25 गुरज हैं 3 के, अब इसका क्या औसत निकालना है, तो टोटल आपके ये आया है और टोटल है कितने 25 ही हैं, तो इसी से जैसे इसको काट देते बस आपका राइट आंसर 39 आ जाता है, ठीक है। बस इसी से आपको सॉल्व करना है, एपी आपको होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका है यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी CH4 है, अब इसमें है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, H को हाइड्रोजन को OH से प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप जब प्रतिस्थापित करते हो CH3CH2OH बन जाता है। तो ये जो सेम ये बन रहे हैं, ठीक है, ये जो सेम प्रक्रियात्मक समूह आ रहा है, ठीक है, तो ये OH सब में सेम है, जो क्या होता है कार्यात्मक समूह होता है। तो इन्हीं से जो ये बनते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, तो इन्हें बोलते हैं समजातीय समूह। लेकिन अगर जैसे एक में होता है CH3CH हो जाता है, एक में है CH3 आपका OH, तो ये अलग है, ये आपका अलग है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये मेथिनल है, ये मेथेनॉल है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पे प्रक्रियात्मक समूह, ठीक है। जब सेम होते हैं तो समझाती है, अगर
अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे ये विषम जाति हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट आपका 11 से विभाजित, तो 11 से विभाजिता का नियम ये है, जैसे आपको मान लीजिए एक्स वाई जेड ए बी इस तरह से, तो इसके जो ये जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ इनका जो योग हो, ठीक है, और जो सेकेंड फोर्थ मतलब विषम जो स्थान पे है जो सम स्थान पे, इनके योगों का जो अंतर होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो आपका आना चाहिए 0 आना चाहिए, या आपका 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम किसी पे वर्क नहीं करेंगे, इसी पे वर्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो यहाँ पे देखिए पहले सम वाले कर लेते हैं। सम पे क्या आ रहा है 9 4 8 4 आ रहा है, ये सम संख्या की बात नहीं हो रही, सम स्थान की बात हो रही है, विषम स्थान की बात हो रही है, ठीक है। तो विषम स्थान पे ये आ रहे हैं। अब सम स्थान पे कौन से आ रहे हैं 2 6 6, ठीक है, ये आ रहे हैं। अब इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 13 13 8 21 24 21 प्लस 4 ये 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे तो 6 4 2 12 12 और 2 14, अब इन्हीं के डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा 11। अब देखिए ये 11 से विभाज्य है कि नहीं, 11 से तो विभाज्य हो ही जाएगी, तो बस यही आपको वर्क करना था, एक ही में है ऐसा, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह तो इनका दोनों का विषम स्थान वाली और जो सम स्थान वाली संख्याओं का योग या तो 11 है या तो आपका 0 है, ये याद रखना, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आप क्या है, अब यहाँ पे बताया गया कि आई को प्लस से, जे को गुणा से और के को भाग से, एल को माइनस से किया जाता है, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 38 आई की वैल्यू क्या है, मतलब आई को प्लस से करना है, ठीक है। 3 जे को क्या करना है, जे क्या आपका है गुणा, ठीक है, एंड एल का आपको क्या करना है, एल में आपको करना है माइनस, ठीक है, एंड के को क्या करना है भाग करना है, एंड आपका आई क्या दे रखा था प्लस आपको है 11, ठीक। अब ये इसका करिए तो 8 हो जाएगा, ये प्लस 11 हो जाएगा, माइनस 3 चौको 12 हो जाएगा, प्लस 38। अब अगर केवल प्लस माइनस हो तो आप कुछ भी पहले कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो 38 बार करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 40 और 50 हो जाएगा, 50 हो गया करेंगे तो 51 हो जाएगा, 51 माइनस 8 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका एक सेकंड 61 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये 50 और 50 11 61 होता है, 61 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 53, तो इसका 18 से हो जाता है आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, सितंबर में 2024 में सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एसएसबी के जो नए महानिदेशक बने हैं सितंबर 2024 में, वो बने अमर्त्य मोहन दास। कौन, अमर्त्य मोहन दास 2024 सितंबर में एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, किस वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो स्थिति की बात हो रही तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है, गति की बात होगी तो गतिज ऊर्जा होगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ये है क्वेश्चन, ये इसमें क्या करना है, ये बताना है कि x बराबर जब इतना है 669 और 864 बराबर y है, तो यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे ऐसा करना था कि x पे वो संख्या लिखनी है, ऐसी संख्या रखनी है कि जिसको मतलब जो दूसरी संख्या है इसका सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पे जो 864 और यहाँ पे y पे ऐसी संख्या लिखनी है कि इनका जो सब्सट्रैक्शन हो सेम हो, मतलब घटाने पे जो वैल्यू आए वो सेम आए। तो यहाँ पे जब हम पहला ही ऑप्शन लेंगे तो 825 माइनस जब हम क्या करते हैं 669 करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, 11 मतलब 4 यहाँ पे हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4, यहाँ पे 146 आ रहा है, मतलब पहले में आपको 146 आ रहा है, अब देखिए दूसरे में आएगा क्या 864, वाई की वैल्यू हमने ले ली 718, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 5 में से 1 जाएगा 4, तो 8 में से 7 जाएगा 1, तो यहाँ पे देखिए देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम आना चाहिए, इस हिसाब से इसे सॉल्व करना था। तो यहाँ पे हमको हर एक ऑप्शन पे वर्क करना पड़ सकता था, हो सकता था ये फोर्थ में हो किसी लोगों में, या किसी के में आपका थर्ड पे हो, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है आपका क्या, ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है, जिसका आपका डिफरेंस सेम आना चाहिए था। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एन यू एम बी को इतना लिखा जा रहा है, बैंड को इतना लिखा जा रहा है, ये भी बताया था। एन यू एम बी यहाँ है 4618, यहाँ पे आपका है बी यू एन टी, यहाँ पे आपका है 6438। अब देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू पूछी जा रही है, देखिए पहले एन है, यहाँ पे एन है काट दो, यहाँ पे यू है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी है, बी काट दीजिए। अब देखिए 4 है, यहाँ पे 4 है, काट दो, 6 है हाँ काट दो, 1 है 1 नहीं है, 8 है 8 काट दो। अब यहाँ पे टी की वैल्यू 3 बच रही है, एंड एम की वैल्यू वाई आई बच रही है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है टी की वैल्यू पूछ रहा है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, बस इसी तरह इनको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका है यहाँ पे त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, इनका आपको क्षेत्रफल बताना। तो सबसे पहले अर्धपरिमिति निकालते हैं, तो ये होता है क्या ऐसे, आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट निकाल देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस 7 प्लस 10 अपॉन 2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22/2, मतलब आपका हो जाएगा 11। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है।
फिर s माइनस सी, यही होता है। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है 11। अब s माइनस सी मतलब 11 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11, ठीक है। 11 माइनस 7 करेंगे तो 7 4 11 मतलब 7 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये निकल के आएगा 11 छक्का 66 मल्टीप्लाई 4 इसका अंडर रूट। अब 66 का तो वैसे रख के रहने देंगे, ठीक है। और ये 4 को बाहर निकालेंगे 2 बन जाएगा, तो ये आपकी क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट 64 66, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। बस इसी तरह इसको सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परारी तंत्र से संबंधित है। तो इसमें पहले आपको कथन पढ़ना था। तो इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, तो एकदम बात सही है कि जो आपका पार्य तंत्र होता है उसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, ठीक है। एंड सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, तो एकदम बात सही है कि जो हरे कुछ आपके जीवाणु भी होते हैं जो उत्पादक होते हैं, लेकिन सभी हरे पौधे भी आपके क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। आपके अपघटक जो होते हैं वो जटिल कार्बनिकों को सरल कार्बनिकों पदार्थों में टूटने का या विघटन करने में आते हैं काम में। तो एकदम बात सही कि जो अपघटक होते हैं उनका मेनली यही काम होता है कि जटिल कार्बनिकों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करें, ठीक है। तो ये तीनों बात सही है पारतंत्र को लेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1 2 और 3 दोनों बात सही है, ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।